Assalamualaikum students. Okay, in the previous lecture we were discussing about the different concepts uh, of financial management or the business finance. तो उसके अंदर जो different concepts हम लोग discuss कर रहे थे तो we have find up our lectures on depreciation. Depreciation की बात करें तो depreciation basically allocation of the cost of the asset over a period of time. हम एक period of time के ऊपर जितनी भी हमारी asset की total cost होती है उसको allocate कर देते हैं, इसको divide कर देते हैं. उसकी कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपके साथ शेयर की थी और आई होप इट विल बी फाइन विद यू. ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं विद द टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं. उसमें एक हमारे पास मेथड भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दैट्स योर स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन. स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन में क्या है? अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन दैट एलोकेट्स एक्सपेंसेस इवनली. यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज इवनली ओवर द डेप्रिसिएबल लाइफ ऑफ द एसेट. जो भी उसकी डेप्रिसिएबल लाइफ का मतलब है तो जो भी उसकी टोटल यूजफुल लाइफ है, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर हमने उसको डेप्रिशिएट करना है. तो हम ये कहते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन दैट एलोकेट्स एक्सपेंसेस, जो भी डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होगा, एलोकेट एक्सपेंसेस इवन का मतलब होता है विद द सेम अमाउंट. ठीक है, स्ट्रेट लाइन को इसीलिए क्योंकि वो सेम अमाउंट में रहता है ना, तो सेम अमाउंट का मतलब जब भी एक्सपेंस होगा वो सेम अमाउंट में होगा. जब भी सेम अमाउंट में होगा तो एक ही अमाउंट कॉन्टिन्यूस पैटर्न पे चलती रहेगी, तो वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेगी. ठीक है, तो उस इसलिए हम उसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, या इसको हम ओरिजिनल बैलेंस मेथड भी कहते हैं. इसके अंदर क्या होता है? सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इज चार्ज ओवर द होल लाइफ ऑफ द एसेट. जो भी लाइफ की यूजफुल लाइफ एसेट की यूजफुल लाइफ होती है या उसकी डेप्रिसिएबल लाइफ होती है, उसके ऊपर हम उसको इवन चार्ज करते हैं. इवन का मतलब है सेम अमाउंट. मतलब अगर से फॉर एग्जांपल 10,000 का आपका वो था और 1,000 की आपकी डेप्रिसिएशन है, तो हर बार 1,000 की ही डिडक्शन होगी. ठीक है, इस अच्छा अभी इसको दोबारा से जब मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगी तो फिर आपको इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा. नेक्स्ट आपके पास है एक्सेलरेटेड एप्रिसिएशन मेथड्स. एक्सेलरेटेड एप्रिसिएशन मेथड्स जो हैं दैट राइट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट फास्टर देन अंडर स्ट्रेट लाइन एप्रिसिएशन. वो कहते हैं स्ट्रेट लाइन एप्रिसिएशन मेथड से फास्टर. अगर हम कभी कभार टेक्स्ट रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए हम लोगों को ये एक्सेलरेटेड एप्रिसिएशन मेथड्स को यूज करना पड़ता है, जिसमें हम अपनी एसेट की लाइफ को शॉर्ट जो होता है वो शो करते हैं, और हम ये शो करते हैं कि बहुत जल्दी ही एसेट जो था वो हमारी उसमें से था जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मतलब वो पूरा जो था वो एक्सपायर होगी. मतलब सी फॉर एग्जाम्पल हमने वहाँ पर हम कहते हैं वो 10 ईयर्स दिया. एक्सेलरेटेड में हम क्या करेंगे? हम उसी मेथड को हम इवनली ही उसको चार्ज करेंगे. ठीक है, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं? टाइम पीरियड को कम कर देंगे. हम उसी को से फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स में ले आते हैं या 3 ईयर्स में ले लेते हैं. ठीक है, तो वो क्या एक फास्टर मेथड है एज कम्पेयर टू आपका जो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है, तो वहाँ से जल्दी जल्दी उसमें क्या होगा? हम उसको ओवर करके जैसे वहाँ पे 10 ईयर्स में था 1,000 निकाल के जाएंगे, तो 10 ईयर्स के बाद वो एसेट हमारी बैलेंस शीट में से रिमूव होगा. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? हम उसको फास्टर मेथड यूज करें तो हम से फॉर एग्जाम्पल उसकी यूजफुल लाइफ 3 ईयर्स कह देते हैं, तो हम क्या करेंगे? 3 ईयर्स में 3,333, फिर सेकेंड ईयर में 3,133 और थर्ड ईयर में भी 3,333 करके उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में से निकाल लेंगे. तो मोस्टली ऐसा हम टैक्स रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए करते हैं, जिसमें हम जल्दी से अपने वो जो होता है एसेट्स को एक्सपायर कर देते हैं, क्योंकि एसेट तो सिर्फ 3 साल हमारे पास रहा और वो खत्म भी हो गया, और बाकी की जो उसकी मतलब उसका जो ट्रीटमेंट होता है बाकी वो बिजनेस लाइफ में वो बिजनेस के अंदर फिजिकली वो यूज होता रहता है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट से वो निकल जाता है. हमें जो टैक्स उसके ऊपर 10 साल के लिए पे करना था वही टैक्स हम उसके ऊपर 3 ईयर्स में पे करते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि ये तो खत्म हो गया. ठीक है, तो एक्सेलरेटेड एप्रिसिएशन मेथड बेसिकली क्या होता है? दैट इज फास्टर मेथड ऑफ चार्जिंग द डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का एक फास्टर मेथड है. ठीक है, उसके बाद है डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन. डिक्लाइनिंग का वर्ड आपको बताएगा दैट इज डिक्रीजिंग. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? डिक्रीजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. ये क्या है? कॉलिंग फॉर एन एनुअल चार्ज based on a fixed percentage of the assets depreciated book value at the beginning of the year. यहाँ पर बेसिकली ऐसे छोटी सी बात समझाती हूँ, उसके बाद डेफिनेशन की वर्डिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा. डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है? एक फिक्स परसेंटेज आपको गिवन होती है. जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं 10% चार्ज करो, और हमेशा हम इसको किस पे चार्ज करते हैं? हमेशा हम इसको बुक वैल्यू पे चार्ज करते हैं. ठीक है, अच्छा अब नाउ द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज बुक वैल्यू? बुक वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस डेप्रिसिएशन. देखो अब पहले साल में से फॉर एग्जाम्पल हम 10,000 की बात कर रहे थे. ठीक है, और 10% ही हम कहते थे कि उसके ऊपर हमारे पास क्या थी? डेप्रिसिएशन थी. अच्छा पहला साल 10,000 आपके पास था, उसका मौजूद था, टोटल उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, और 10% उसके ऊपर हमने चार्ज करना था. 10% चार्ज किया तो 1,000 उसकी डेप्रिसिएशन आ गई, तो 1,000 उसकी डेप्रिसिएशन. अब बुक वैल्यू को मैंने क्या बताया? बुक वैल्यू के
ओरिजिनल कॉस्ट माइनस योर डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 10,000 और उसके अंदर से आपकी वो क्या थी, डेप्रिसिएशन कितनी थी 1000। 10,000 में से 1000 माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा 9000। नाउ दिस 9000 इज योर बुक वैल्यू एंड दिस बुक वैल्यू इज एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मतलब एक साल हमने उसको यूज किया, साल के एंड उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। चार्ज करने के बाद जो बुक वैल्यू आती है वो अगले साल की बिगनिंग वैल्यू बन जाती है। ठीक है, मतलब पहले साल में जो हम एसेट परचेज करके लाए थे वो 10,000 का था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट का चार्ज कर दी 1000, तो उसकी जो नेट बुक वैल्यू है, ठीक है, वो 2021 के लिए, सो से फॉर एग्जाम्पल हमने 2020 में एक एसेट परचेज किया था 10,000 का, अब 2021 में उसकी वैल्यू क्या होगी 9,000। ठीक है, अच्छा अब 9,000 अगली जो डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है ना 10% वाली, वो अब इस 9,000 के ऊपर चार्ज होनी है इस बुक वैल्यू पे। ठीक है, जो कि बिगनिंग ऑफ द ईयर में शो होती है। अब बिगनिंग ऑफ द ईयर में उसकी वैल्यू कितनी थी 9,000, 9,000 का 10% लेंगे तो कितनी आ जाएगी 900। 900 डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर देंगे, 9,000 में से 900 माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू के ऊपर जो ऑन नेट हमारे पास 8100 बचेगा। ठीक है, अब जो 8100 बचेगा वो उससे नेक्स्ट ईयर की बुक वैल्यू बन जाएगी, और अगले साल जब हम उसको चार्ज करेंगे वो 8100 पे करेंगे। ठीक है, सॉरी ये 8100 पे करेंगे और वो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 810। अब अगर ट्रेंड चेक करो ना, पहले साल में आपने 10,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज की थी वो 1000 थी, नेक्स्ट ईयर आपने 9000 पे चार्ज की वो 900 आई, नेक्स्ट ईयर आपने 8100 पे चार्ज की वो 810। अब देखो पहले 1000 फिर 900 फिर 810, अभी के दैट इज डिक्लाइनिंग, दैट इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग ओवर द टाइम पीरियड। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन। डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड का क्या मतलब है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कॉलिंग फॉर एन एनुअल चार्ज, हम एक एनुअल चार्ज करते हैं बेस्ड ऑन द फिक्स्ड परसेंटेज, उसके ऊपर एक फिक्स्ड परसेंटेज के बेस के ऊपर करते हैं ऑफ द एसेट्स डेप्रिसिएटेड बुक वैल्यू, एसेट की डेप्रिसिएटेड बुक वैल्यू के ऊपर हम उसको चार्ज करते हैं, जो कि कब होती है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, फॉर विच द डेप्रिसिएशन चार्जेस अप्लाइज। अब जाहिर सी बात है, अब हमने कहा कि 10,000 का परचेज किया था, 1,000 की डेप्रिसिएशन उसमें हो गई है, अगले साल हमारे पास एसेट कितनी अमाउंट का बचा है, अगले साल एसेट हमारे पास 9,000 का बचा है। अब हम लोगों ने उसी 9,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन को चार्ज करें। ठीक है, तो वो फिक्स परसेंटेज है, तो वो 10% ही लेंगे तो वो 900 आ जाएगा, और इस तरह से अगले साल की बुक वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, एंड सो ऑन सेम ही प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, ओके, तो अभी हम उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड बहुत इजी है। कैश डिविडेंड इज बेसिकली द कैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स टू द स्टॉक होल्डर्स यूजुअली ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स का जो पोर्शन हम कैश की फॉर्म में अपने स्टॉक होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, डिविडेंड हमने पहले भी बात की थी। द प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, जो प्रॉफिट का जो पार्ट हम शेयर होल्डर्स को दे देते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो कैश डिविडेंड के कैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स, जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स का जो पार्ट कैश की फॉर्म में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको हम कैश डिविडेंड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास आ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। मार्केट को हम वैसे जनरली कहते हैं कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर नीड्स फॉर द सेटलमेंट फॉर सम सेटलमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट के लिए जो बायर और सेलर्स इकट्ठे किसी एक जगह के ऊपर मीट करते हैं उस मैकेनिज्म को हम मार्केट कहते हैं। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास डिफरेंट मार्केट्स होती हैं, कपड़ों की मार्केट है, जूतों की मार्केट है। हम मार्केट जाते हैं ना, कभी कपड़े खरीदने के लिए, कभी जूते खरीदने के लिए, कभी ग्रॉसरीज के लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग के लिए। ठीक है, तो मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बायर, वहाँ पे सेलर तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। ठीक है, बायर भी वहाँ पे जाता है, बायर और सेलर दोनों मिलकर बैठते हैं, निगोशिएशंस करते हैं और सेटलमेंट करते हैं फॉर सम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि मैं आपको ये चीज़ दूंगा उसके बदले में आप मुझे प्लान चीज देंगे। ठीक है, या मैं आपको मनी पे कर रहा हूँ, आप मुझे इतने कपड़े दे दें, मैं आपको, या फिर आप मतलब उसके अंदर क्या होती है उनकी सेटलमेंट होती है। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हम आपको ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स आर नॉट so much physical places as they are mechanism for channeling savings to the ultimate investors in the real assets। तो कहते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ना उनके लिए इतनी फिजिकल प्लेसेस की जरूरत नहीं होती। जैसे से फॉर एग्जांपल अभी जनरली बात कर लो, कितने ज़्यादा हमारे पास वो स्टोर्स हैं, एंड बूढ़े वाला के एरिया में अगर हम बात करें तो स्टोर्स है ना हमारे पास कम है। से जैसे अल हबीब मॉल लगा लें या फिर अल हबीब सुपर स्टोर हो गया। ठीक है, मतलब मोस्टली इसी तरह के आपके पास आपको मिलेंगे एरियाज। हाँ, अगर हम इन जनरल बाकी बिग सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे तो आप ये समझिए कि हर गली में एक सुपर स्टोर बना हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से कपड़ों की मार्केट बहुत ज़्यादा है, जूतों के ब्रांड्स कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, ये बेसिकली फिजिकल प्लेसेस हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स में वो कहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जिसमें आपने क्या करना है, फॉर चैनलिंग द सेविंग्स टू द अल्टीमेट इन्वेस्टर्स।
देखो हम सब लोग सेविंग्स करते हैं, लेकिन हम सब लोग उन सेविंग्स को कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते। हालांकि सेविंग्स को आइडल रखने का क्या फायदा है? से फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, से 30,000 से 40,000 की, ठीक है। तो सेविंग्स का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि यू शुड इन्वेस्ट दैट सेविंग एट समवेयर। आप अपने पैसों को कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट करें। हाँ, इन्वेस्ट करेंगे तो उससे रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली वो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करती हैं? अच्छा हाँ, हर पर्सन के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो उसको इन्वेस्ट कर सके। तो हम करते क्या हैं, जिन जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे मौजूद होते हैं ना, जैसे से फॉर एग्जांपल मेरी 70,000 सैलरी है और मैं कहूँ कि जी हाँ जी मेरा 50,000 स्पेंड हो जाता है और 20,000 में सेव कर लेती हूँ। तो जिन लोगों के पास ये जो 20,000 है ना, ये मेरा सरप्लस फंड है, ठीक है। तो जो इनके पास सरप्लस फंड होते हैं ना, सरप्लस फंड से वो पैसे वो लोग लेते हैं। और उन लोगों को जिनकी स्पेंडिंग ज़्यादा होती है, उनकी अर्निंग कम होती है, जैसे से फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है, उसकी जो अर्निंग है वो 70,000 है और जो उसकी स्पेंडिंग है वो 90,000 है, ठीक है। तो अब उसको क्या, उसको 20,000 की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर। तो वो वहाँ पर क्या करेगा बेसिकली कि वो वहाँ से उसको ले लेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जिन लोगों के पास, अच्छा जिसके पास फॉर एग्जांपल उसकी 70,000 सैलरी है, लेकिन जो उसकी स्पेंडिंग्स हैं वो हमारे पास 90,000 है, तो उसके पास 20,000 का डेफिसिट है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करती हैं, जिनके पास सरप्लस फंड होते हैं उनसे वो पैसे ले लेती हैं, और जिनके पास डेफिसिट में होते हैं फंड्स, ठीक है, उनको वो वहाँ पर पैसे पहुँचा देती हैं, ठीक है। तो जिनके पास एक्स्ट्रा होते हैं वो उनकी सेविंग्स किसी न किसी जगह पर इन्वेस्ट हो जाती हैं, ठीक है, थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में वो कहता है कि इनको ऐसे फिजिकल प्लेसेस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनका सिंपल सा मैकेनिज्म है कि इन्होंने क्या करना है, सेविंग्स वाले सेक्टर से पैसे लेने हैं और उनको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देना है। और इन्वेस्ट नॉर्मली कहाँ पर होती है, रियल एसेट्स के अंदर, ठीक है। रियल एसेट्स का मतलब है कि रियल एसेट्स हमारे फिजिकल एसेट्स नहीं होते। फिजिकल एसेट्स का मतलब है लैंड, बिल्डिंग या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, या फर्नीचर नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, ठीक है। रियल एसेट्स का मतलब है हमारे कोई बॉन्ड्स हैं, या फिर हमारे डिबेंचर्स हैं, या फिर कोई शेयर्स हैं किसी कंपनी के, और वो रियल एसेट्स, उनको हम रियल एसेट्स कहते हैं, ये वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना इसकी उसने दो टाइप्स आपको बताई हैं। एक उसने आपको बताई हुई है इसकी बारे में प्राइमरी मार्केट, और एक उसने आपको बताई हुई है आपके पास सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। यहाँ पर वो आपसे बता रहा है फिगर 2.1 illustrates the role of financial markets and financial institutions in moving funds। अब देखो वो क्या कहता है कि उसका रोल क्या है, मूविंग फंड्स को मूव करना फ्रॉम द सेविंग सेक्टर से, सेविंग सेक्टर के सेविंग्स मीन सरप्लस यूनिट, उनको हम सरप्लस यूनिट्स कहते हैं, जिनके पास सरप्लस में पैसे बच जाते हैं, टू द इन्वेस्टमेंट सेक्टर, और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में सेविंग डेफिसिट, इनको हम सेविंग डेफिसिट यूनिट्स कहते हैं। ये डेफिसिट यूनिट्स होते हैं जिनके पास पैसे कम बढ़ जाते हैं। ओके, यहाँ पर बेसिकली आपके पास आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे उसकी जो टाइप्स आ रही है उसमें मनी मार्केट्स हैं और कैपिटल मार्केट्स हैं। मनी मार्केट बेसिकली क्या करती है, मनी मार्केट्स आपके पास होती है, मनी मार्केट इज कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट और द कॉर्पोरेट डेट, ठीक है, लेस देन 1 ईयर ओरिजिनल मेच्योरिटी। मतलब ये कि मनी मार्केट किसके साथ डील करती है, मनी मार्केट डील करती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शॉर्ट टर्म डेट्स के साथ। वो डेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, वो कॉर्पोरेट के भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के साथ उसको डील करते हैं। और जो कैपिटल मार्केट्स होती हैं, दे आर डीलिंग इन द लॉन्ग टर्म, जो आप कह लो कि आपकी जिसकी मोर देन 1 ईयर, जिसकी जो मेच्योरिटी है वो 1 साल के बाद आएगी, ठीक है। इधर वो गवर्नमेंट का भी डेट हो सकता है, वो कॉर्पोरेट का भी डेट हो सकता है, ठीक है। तो मनी मार्केट्स आर डीलिंग बेसिकली विद द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द शॉर्ट टर्म डेट्स ईदर ऑफ द गवर्नमेंट और ईदर ऑफ द कॉर्पोरेशंस और द इंडिविजुअल्स, ठीक है। एंड कैपिटल मार्केट्स क्या कहती है, कैपिटल मार्केट्स आर बेसिकली डीलिंग विद द लॉन्ग टर्म, वो आपके कैपिटल मार्केट्स लॉन्ग टर्म के साथ डील करती हैं। लाइक ये देखो, द कैपिटल मार्केट ऑन द अदर हैंड डील्स विद रिलेटिवली लॉन्ग टर्म मींस मोर देन 1 ईयर ओरिजिनल मेच्योरिटी, जिसकी ओरिजिनल मेच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा होती है। वो डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक उसमें बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा उसने दो टाइप्स की और बताई हैं, एक आपको बताया प्राइमरी मार्केट और एक उसने आपको बताया सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट बेसिकली क्या होता है, आप प्राइमरी मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम आपकी कोई सिक्योरिटी इशू होती है ना मार्केट में, लाइक कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को सेल करती है, तो वो कंपनी के थ्रू या फिर ब्रोकर्स के थ्रू सेल होते हैं, उसको उस मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट अ प्लेस वेयर द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, ठीक है। जहाँ पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की ट्रेड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। जो हमारे पास स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, क्लासिक स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, दे आर द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। वहाँ पर जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर्स, एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स, सबके सब वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं। आप वहाँ से जो भी जाके परचेज करना चाहते हो परचेज भी कर सकते हो,
उस मार्केट में जाके वहाँ पे सेल भी कर सकते हो। प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? प्राइमरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज प्राइमरी मार्केट नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज कभी भी आपकी सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम ट्रेड नहीं करती। जैसे से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, चलो आपने कोई बाइक परचेज कर ली, ठीक है, मतलब सिर्फ फॉर एग्जांपल होंडा की बाइक है। अच्छा, जब आपने पहली बार बाइक खरीदी थी तो आपने उसको होंडा के ही किसी शोरूम वगैरह में बुकिंग करवाई होगी या वहाँ से उसको परचेज किया होगा। अच्छा, अब आप उसको सेल करना चाहते हो। अब जब आप उसको सेल करना चाहते हो तो इज इट पॉसिबल कि आप दोबारा होंडा से जाके कहेंगे वो मुझसे परचेज कर लो, या फिर होंडा ही आपसे वो परचेज कर लेगी? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सेकेंड टाइम ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन उस ट्रेडिंग के लिए फिर आपको सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि जनरल हमारी मार्केट है, वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होगी। तो ये भी इसी तरह से है कि जब एक बार कंपनी शेयर इशू कर देगी तो कंपनी फिर उसको दोबारा से आपको वो बाय बैक नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं तो आप जाके उसको जनरल मार्केट में जाएं, वहाँ पर जो भी आपका कस्टमर अवेलेबल हो, जो भी प्राइस आपको मिल रही है उसके ऊपर आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट वो प्लेस है जहाँ पर आपकी सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम ट्रेड होती हैं, और सेकेंडरी मार्केट आपकी वो प्लेस है जहाँ पर आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपने डिस्कस करना है, अब हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसके नोट्स मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बुक को भी डाउनलोड कर लें अपने पास, या फिर आप उसको हार्ड के अंदर परचेज करके अपने पास रख लें, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और वो हमारा न्यूमेरिकल चैप्टर है, ठीक है। दैट विल बी अ लिटिल बिट, आप उसे कॉम्प्लेक्स कह लें या फिर आप उसको लॉजिकल कह लें, ठीक है। और उसको हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है। तो स्टे रेडी इन द नेक्स्ट वीक। ओके, सी यू एंड टेक केयर।